बहुत समय पहले की बात है। बलदेवपुर नामक एक गांव था। उस गांव के छोटे से एक घर में लखन अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपने एक बेटे के साथ रहा करता था। उसके पिताजी का देहांत तो बचपन में ही हो गया था। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी लखन के ही कंधों पर आ गई थी। जैसे तैसे वे लोग उस छोटे से खेत से ही अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन की बात है, लखन की माँ बहुत बीमार हो जाती है और उनके इलाज के लिए डॉक्टर बहुत सारी रकम मांगता है। इस वजह से लखन को अपना खेत एक जमींदार के हाथों बेचना पड़ता है। लेकिन भाग्य का खेल तो देखो कि लखन की माँ बच नहीं पाती है। अब उनका खेत भी चला गया और माँ भी चली गई। इस दुख में लखन बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है। जैसे तैसे उन लोगों का गुजारा चल रहा था, लेकिन अब उनकी हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसे कब तक काम चलेगा? ऐसे तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। थोड़े ही टाइम बाद सर्दियां आने वाली है। ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है और ना ही पहनने के लिए। लखन एक जमींदार के यहाँ पे मजदूरी का काम किया करता था। दूसरी ओर शालिनी एक सेठ के घर पर साफ सफाई और खाना बनाने का काम किया करती थी। दोनों का जैसे तैसे काम चल रहा था। फिर एक दिन सर्दियां आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। राजू की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाएंगे हम। इस बार तो क्या करूं मैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। राजू की स्कूल की फीस, हमारे खाने के पैसे, सब कुछ मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ये पैसे कहाँ से आएंगे? अब हम अपना काम कैसे चलाएंगे? देखो, मैं रात को सेठ के पास से पैसे मांग के देखता हूँ। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। वैसे तो हर साल ही बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। इस साल तो लगता है जैसे कि बलदेवपुर में बर्फ ही गिर जाएगी। -2 डिग्री टेम्परेचर तक चला गया था। सभी लोग ठंड से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तुम्हें पता है शालिनी, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है कि काम पर भी जाने की इच्छा नहीं होती है। बाहर निकलते ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। काम नहीं होता फिर इन हाथों से। कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा और सर्दी से बचकर रहिएगा। शालिनी से अलविदा लेकर लखन अपने काम की तरफ चल देता है। उधर शालिनी भी राजू को खाना देकर अपने सेठ के पास काम करने के लिए चली जाती है। जैसे ही शालिनी वहां पे पहुंचती है, सेठ उसे देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि शालिनी आज फिर लेट आई थी। आओ आओ शालिनी, बड़ी जल्दी आई हो तुम। तुम्हें दिख नहीं रहा? मेरे यहाँ पे जितने भी नौकर हैं सुबह 4 बजे उठकर काम करने आ जाते हैं और एक तुम्हें देखो, रोज लेट आती हो। माफ़ कर दीजिए सेठ जी, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि सुबह आँख ही जल्दी नहीं खोल पाती है। बाकी मैं कल से रोज़ टाइम पर आने की कोशिश किया करूँगी। बस आज मुझे आप माफ़ कर दीजिए, कल से मैं पक्का टाइम पर आऊँगी। इतना कहकर शालिनी अपना काम करने लग जाती है। सफाई करते करते शालिनी सोचती है कि हे भगवान, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है। आज जाते हुए सेठ जी से पैसे लूँगी। इतना सोचते सोचते टाइम ही बीत जाता है और शाम को वह सेठ जी के पास जाके बोलती है, सेठ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं काम करके उन पैसों को चुका दूँगी। बस अभी आप मुझे पैसे दे दीजिए। कहाँ से पैसे दे दूँ तुझे? इतना कम तो काम करती है, ऊपर से इतना लेट आती है, फिर तुझे अब पैसे भी चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जा 1-2 दिन बाद बात करिए। रात हो चली थी और ठंड की रात में तेज तेज हवाएं भी चलने लगी थी। ठंड अपना पूरा कहर ढा ही रही थी। अब वो शालिनी यही सोचती है कि मेरे सेठ ने तो पैसे नहीं दिए। हे भगवान, काश आज इनके सेठ ने इन्हें पैसे दे दिए हो ताकि आज का हमारा गुजारा हो सके। यहाँ राजू को भी इतनी तेज बुखार है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी लखन घर आता है। आपके जमींदार ने पैसे दिए हैं क्या? मेरे सेठ ने तो मना कर दिया पैसे देने से। अब हम कैसे दवाई लेके आएंगे राजू के लिए? इसकी तबीयत इतनी खराब है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं शालिनी, मेरे जमींदार ने भी पैसे नहीं दिए। ये अमीर लोग क्या समझे कि हम गरीबों को 1-1 रुपए के लिए कितना ज़्यादा तरसना पड़ जाता है। आज मेरे पास पैसे होते तो हम भी सर्दियां आराम से बिता रहे होते। हमारे पास भी ओढ़ने के लिए कंबल होता, अच्छा खाने के लिए खाना होता और घर गर्म रखने के लिए लकड़ियां होती। तभी अचानक राजू उठकर कांपने लग जाता है और रोने लगता है।
उसको ऐसे देखकर शालिनी घबरा जाती है और बोलती है, राजू क्या हुआ बेटा तुम्हें इतनी तेज बुखार कैसे हो गया है? मैंने तुम्हें दवाइयाँ दी थी खाने के लिए, फिर भी। सुनिए जी, आप जल्दी जाइए और वैद्य को बुला के लाइए। हाँ शालिनी, तुम इसका ध्यान रखो, मैं अभी जाकर वैद्य को बुला के लेके आता हूँ। तुम बस अपना और इसका ध्यान रखो अच्छे से। लखन तेज आंधी और बारिश से लड़ता हुआ वैद्य की घर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवा तेज होने की वजह से लखन को ना तो कुछ दिखाई दे रहा था आगे और ना ही वो जल्दी भाग पा रहा था। इधर शालिनी की हालत भी खराब होती जा रही। हे भगवान, मैं क्या करूं? राजू बेटे उठ ना राजू, तुझे क्या हो गया? उस परिवार का दुर्भाग्य तो देखो। लखन जैसे तैसे वैद्य के घर पहुंच जाता है और वैद्य को आवाज़ लगाता है, लेकिन उस दिन दुर्भाग्यवश वैद्य अपने घर पर नहीं होता, वह किसी काम से घर के बाहर गया हुआ होता है। तभी अचानक शालिनी के तेज चीखने की आवाज़ आती है। लखन सब कुछ भूलकर अपने घर की तरफ तेज भागता है और लखन वहां जाकर देखता है शालिनी फूट फूट कर रो रही थी और उसका बेटा मरा हुआ पड़ा था वहीं पे। ये देखकर तो मानो लखन के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उस भयानक रात में उन दोनों का इस तरह से रोना बहुत ही भयानक लग रहा था। अगली सुबह जैसे ही होती है, गांव वाले उनके घर के बाहर खड़े होते हैं और अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि घर के अंदर लखन, उसकी पत्नी शालिनी और उसके बेटे तीनों की लाश पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था तीनों ठंड से जम गए थे। इस सर्द भरी रात ने वापस से बलदेवपुर गांव के अंदर एक परिवार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।